Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss fungi, the kingdom of recyclers. अब हम देखेंगे कि बेसिकली फंजाई क्या होते हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख स्पीशीज़ जो हैं दुनिया में जिनका अभी तक पता है उनका नाम जो है फंजाई है। मतलब फंजाई की अब तक 1 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। अभी बहुत सी और हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट को अंदाज़ा है और वो कहते हैं बहुत जल्दी ही वो डिस्कवर हो जाएंगे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, मतलब जो कि बदनाम होता है डिजीज़ कॉज करने की वजह से। ये लोग बदनाम हैं डिजीज़ कॉज करने के लिए कि फंजाई के अंदर बहुत से नोटोरियस पैथोजेंस हैं, मतलब कि डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस हैं, जो कि जैसे कि डिजास्टर्स डस्ट है, स्मट ऑफ व्हीट है एंड कॉर्न एंड मोल्ड फाउंड ग्रोइंग ऑन इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स एंड फूड स्टफ। ये सारी वो डिजीज़ हैं जो कि फंजाई कॉज करता है। ये व्हीट और कॉर्न के ऊपर रस्ट और स्मट की डिजीज़ कॉज करता है। इसके अलावा रस्ट डिजीज़ कॉज करता है डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर। इसके अलावा मोल्ड्स ग्रो करते हैं फूड स्टफ के ऊपर। जैसे कि अक्सर आप लोग देखते हैं घर में खाने की कोई चीज़ रखो, फ्रूट रखो, चाहे फ्रिज में है कहीं पर भी है, उसको फंगस लग जाती है क्योंकि फंगस जो है इसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हमारे फ्रीज़र्स के अंदर भी ग्रो कर जाती है। यही रीज़न है कि फ्रीज़र में रखे हुए फ्रूट्स के ऊपर या ब्रेड के ऊपर भी अक्सर फंगस लग जाती है। और घर पे भी आप कहीं पर भी रखो, अगर 1-2 दिन बर्तन पड़े रहें तो उनके अंदर भी फंगस लग जाती हैं। इसके अलावा जो है फंगस जो है उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा है डेलिकेकीज। ये इसका मतलब होता है पकवान, मतलब जो चीज़ खाने में यूज़ हो सकती है। तो डेलिकेकीज जैसे कि इसकी एग्जांपल में मशरूम्स आते हैं, ट्रफल्स आते हैं, मॉरल्स आते हैं और बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि पेनिसिलियम है, ये एक एंटीबायोटिक का सोर्स है जिसका नाम पेनिसिलिन है, जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट का रोल प्ले करती है। तो पेनिसिलिन भी फंजाई से ही आती है। इसके अलावा ये जो कि डिफरेंट बेकरीज में ब्रूअर्स के अंदर यूज़ होती है। ब्रेवरीज जो होती है इसका मतलब है जहाँ पर बियर वगैरह बनती है, ऐसी इंडस्ट्री। तो वो पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है ब्रेवरीज का, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों में ये हराम समझी जाती है, लेकिन स्टिल बहुत से लोग इसको पीते हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो ये कॉमन है, घर घर में पाई जाती है। तो फंगस जो है वो ब्रेवरीज इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है। इसके अलावा एक लॉजिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एज ए डिकम्पोजर्स यूज़ होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, उनका इन्वायरमेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा रोल है। इसी तरह से फंगस का भी इन्वायरमेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो फंगस जो है वो उसके नुकसान भी बहुत से हैं कि वो डिज़ीज़ कॉज करती है, बट साइड बाय साइड उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं कि वो फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, वो मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होती है। उसका इन्वायरमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो अगर कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, कोई भी फालतू मटीरियल है, तो उस पर फंगस ग्रो करेगी और उसके ऊपर एंजाइम रिलीज़ करेगी और उसकी डिग्रेडेशन कर देगी, उसको इन्वायरमेंट से रिमूव कर देगी, उसकी ब्रेक डाउन करके खुद न्यूट्रिशन ले लेगी और बाकी की जो न्यूट्रिशन है या उसको सॉइल के अंदर मिक्स कर देगी और जो फालतू मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर देगी। तो इस तरह से फंगस के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। फंगस को पहले प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था क्योंकि इसकी प्लांट्स के साथ बहुत सी सिमिलैरिटीज़ थी, इस वजह से इसको प्लांट किंगडम में रखा गया। लेकिन फिर इसको प्लांट किंगडम से हटा के सेपरेट किंगडम फंजाई के नाम से सेपरेट किंगडम में रख दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लांट से मिलती है, प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल होती है, फंगस के अंदर भी सेल वॉल होती है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट्स में और फंगस में क्या सिमिलरिटी है। तो फंगस में भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है। इसके अलावा इसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते फंगस के अंदर। इसके अलावा फंजाई जो होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, प्लांट्स की तरह ये भी चल नहीं पाती हैं। और इसी तरह इनके अंदर भी सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते जो कि माइटोसिस मेयोसिस में एनिमल्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो इस तरह से ये इसकी प्लांट्स के साथ सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन फंजाई जो है वो प्लांट से ज़्यादा एनिमल से मिलती जुलती है। ऐसे कि जैसे इसके प्लांट से डिफरेंस और एनिमल्स की तरह इसके अंदर फंजाई हेटेरोट्रॉफ है। एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं, फंजाई भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं, जबकि प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसी तरह से
जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होती है, लेकिन फंजाई की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं होती और एनिमल्स की सेल वॉल के अंदर भी सेलुलोज नहीं होती। तो ये भी इनका एक डिफरेंस आ जाता है। और फंगस के सेल वॉल के अंदर काइटन प्रेजेंट होता है, और काइटन बहुत से ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं, बहुत से ऐसे आर्थ्रोपोड्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि एनिमल किंगडम में आते हैं, उनकी सेल वॉल के अंदर भी काइटन होती है, और फंजाई की सेल वॉल के अंदर भी काइटन आती है। तो ये जो सेकंड पे बताए गए हैं ये इनके एनिमल्स के साथ सिमिलैरिटीज हैं, और ये जो ऊपर की लाइंस में बताई गई थी, ये वाली लाइन के अंदर बताई गई थी, ये सेल वॉल और सेंट्रियूल और नॉन मोटाइल, ये इसकी प्लांट्स के साथ सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ से हेटरोट्रॉफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स तक की इसकी एनिमल्स के साथ सिमिलैरिटीज हैं। तो जो चीज़ें इसकी प्लांट से मिलती जुलती हैं उसकी वजह से इसको पहले प्लांट्स में रखा गया था, लेकिन फिर जो चीज़ें इसकी एनिमल्स के साथ मिलती जुलती हैं उसकी वजह से कहा गया कि ये एनिमल्स के साथ ज़्यादा मिलती हैं। इसके अलावा स्टडी आती है माइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई। आपको माइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि माइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। ऐसे साइंटिस्ट जो फंजाई की स्टडी करते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। यहाँ से ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये माइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है। जब एनिमल्स के साथ साइंटिस्ट ने इसकी सिमिलैरिटीज देखी तो फिर ये देखा गया कि शायद हो सकता है इनका जो ओरिजिन है वो सेम हो, लेकिन फिर ये भी देखा गया कि फंजाई एनिमल से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ हैं, लेकिन वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। जबकि प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्प्टिव किस्म के हेटरोट्रॉफ नहीं होते, वो डायरेक्ट ईट अप कर जाते हैं चीज़ को। और उसके अलावा प्लांट्स मोटाइल होते हैं, वो एक जगह से चल के दूसरी जगह जा सकते हैं, जबकि फंजाई जो होते हैं वो चल नहीं सकते, वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो जहाँ लगाते हैं प्लांट्स की तरह एक जगह लगे रहते हैं। तो इस तरह से फिर साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि फंजाई ना प्लांट से मिलता जुलता है ना एनिमल से मिलता जुलता है, ये दोनों के अंदर नहीं रखा जा सकता, इसको एक सेपरेट किंगडम की ज़रूरत है। तो फिर इस वजह से किंगडम फंजाई के नाम से किंगडम बनाया गया और उसके अंदर फंगस को प्लेस कर दिया गया। उसके बाद फंगस के डीएनए की स्टडी की गई, जिससे ये पता चला कि फंगस जो है बाकी सब ऑर्गेनिज्म से अलग है, ये बाकियों के साथ प्लेस किया ही नहीं जा सकता। इसके बाद देखा गया कि फंगस के अंदर एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। जब न्यूक्लियर माइटोसिस होती है तो न्यूक्लियस के आसपास जो इन्वेलप होता है वो ब्रेक नहीं होता, बल्कि ब्रेक डाउन होने की जगह पे जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के दरमियान बनने लग जाते हैं। उसके बाद इसकी जो सेल मेम्ब्रेन, जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है, वो डिवाइड होने लग जाती है, वो दरमियान की तरफ पिंच होने लग जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से फिर जो है वो डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से न्यूक्लियर माइटोसिस होती है इनके अंदर। तो आप इनमें बता सकते हो कि इनके अंदर किस तरह की माइटोसिस होती है। तो ये न्यूक्लियर माइटोसिस होती है और इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं प्लांट से, एनिमल से, प्रोटिस्ट से। डेट्स वाई इनको सेपरेट किंगडम के अंदर रखा जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉडी ऑफ फंगस के। फंजाई की बॉडी जो है वो बेसिकली किस तरह की होती है। फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, मतलब कि अगर आपको माइसीलियम की डेफिनेशन आती है तो आपने बताना है बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनती है जिसको हाइफे कहा जाता है, कि इसके अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक अपीयरेंस, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हाइफे कहा जाता है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फंजाई की बॉडी में है उसको हाइफे कहा जाता है। फंगस की ओवरऑल सारी बॉडी को जो है वो माइसीलियम कहा जाता है। अब हाइफे जो है वो बेसिकली होता क्या है, हाइफे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम वो चीज़ होगी जिसके ऊपर ये ग्रो करेंगे। जैसे कि ब्रेड है आपके पास, तो ब्रेड पे अगर फंगस लग गई है तो उसमें जो ब्रेड होगा वो सबस्ट्रेटम होगा, और ब्रेड के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन फैलेगी, जो जड़ें फैलेंगी, वो उसकी हाइफे होंगे, क्योंकि हाइफे जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हाइफे जो है वो सबस्ट्रेटम के ऊपर फैलता है, और जो फंगस की ओवरऑल सारी बॉडी होती है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। फंजाई की सेल वॉल के अंदर जो काइटिन प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू लिग्निन और सेलुलोज।
जो कि प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यही रीज़न होते हैं कि प्लांट्स के ऊपर अटैक करना आसान होता है, उसकी सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना कंपैरेटिवली आसान है एज़ कम्पेयर टू फंजाई की। फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और फंजाई जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के एंजाइम्स रखती है कि वो जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकती है। डेट्स वाई प्लांट जो होते हैं वो जितने भी हार्ड किस्म के हों उसके ऊपर फंगस अक्सर आप लगी हुई देखते हैं। अब फंगस के जो हाइफे होते हैं वो सेप्टेट भी हो सकते हैं, वो नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं। सेप्टेट का मतलब होता है, मतलब कि आपको अगर हाइफे की डेफिनेशन 2 नंबर की आती है तो आपने बताना है कि हाइफे जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सबस्ट्रेटम के ऊपर फैलता है, और इसकी बॉडी को फंगस की को माइसीलियम कहते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिनको हाइफे कहा जाता है। साथ में आप ये भी बताओगे हाइफे 2 तरह के होते हैं, एक हाइफे होते हैं सेप्टेट, एक हाइफे होते हैं नॉन सेप्टेट। अगर हाइफे के अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हो, मतलब कि अगर हाइफे के अंदर सेप्टा प्रेजेंट हो तो हाइफे सेप्टेट होता है, और अगर फंगस के अंदर सेप्टेट या क्रॉस वॉल्स जो हैं, सेप्टा या क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट ना हो तो वो हाइफे नॉन सेप्टेट होता है। जैसे कि सीढ़ी है जिसको हम इंग्लिश में लेडर कहते हैं। सीढ़ियाँ जैसे कि लकड़ी की सीढ़ी अगर आपने कभी देखी हो घरों में, तो उसके क्या होता है कि जहाँ पर आप पाँव रख, साइड पे 2 डंडे होते हैं और सेंटर में जो है वो आप जहाँ पर पाँव रखते हो वो स्टेप्स बने हुए होते हैं। तो वो जो स्टेप्स बने हुए हैं 2 डंडों के दरमियान, इसी तरह से फंजाई की वॉल के अंदर भी जो सेप्टेट हाइफे होते हैं उसके अंदर लेडर की तरह दरमियान में स्टेप्स बने होते हैं, जिसकी वजह से वो अलग-अलग पोर्शन में डिवाइड हुआ होता है, और हर किसी के अंदर जो है वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर वो स्टेप्स हम सेंटर से निकाल दें जिसके ऊपर आप सीढ़ी पे पाँव रखते हो और सिर्फ 2 साइड्स पे डंडे खड़े रहें, तो वो जो होता है वो एसेप्टेट होता है, जिसके सेंटर में किसी किस्म का कोई हाइफे प्रेजेंट नहीं होता। अब उसके दरमियान में पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है तो उसके न्यूक्लियाई भी अलग-अलग नहीं हुए होंगे, तो इसलिए उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूक्लियाई जो होते हैं वो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। तो जो एसेप्टेट या नॉन सेप्टेट हाइफे होते हैं वो उनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर बहुत से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनमें कोई अलग से सेपरेशन नहीं बनी होती। जबकि जो सेल्स जो क्रॉस वॉल्स जिनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होता है। और जिन फंजाई के हाइफे के अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, जिनका हाइफे नॉन सेप्टेट होता है, उनको इन हाइफे को सिनोसिटिक हाइफे, बल्कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो नॉन सेप्टेट हाइफे होता है उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ऐसा सेल जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, ऐसे हाइफे को हम सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो खुला मूव कर सकता है कहीं पर भी। अगर तो पार्टीशन प्रेजेंट हो तो साइटोप्लाज्म को फिर किसी जगह से प्रॉपरली मूव करना पड़ता है, कहीं से किसी पोर के अंदर से, और अगर एक जगह पे कोई पार्टीशन ही नहीं है तो साइटोप्लाज्म कहीं पर भी इजीली मूव कर सकता है, और मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी होता रहता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उसके अंदर बहुत से मटेरियल होते हैं जो कि फिर ग्रोइंग टिप्स की तरफ और हर जगह पे आगे पीछे हर जगह पे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ से फंगस ने ग्रो करना होता है उन टिप्स पे भी जाके उसको मटेरियल देते हैं ताकि फंगस और तेज़ी से ग्रो कर सके। और जब इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, फूड और वाटर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, तो तब ये उसकी रैपिडली ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं ताकि वो तेज़ी से ग्रो कर सके। इसके अलावा फंगस के सारे पार्ट्स जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेटम वो चीज़ है जिसके ऊपर फंगस लगती है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेड है, रॉक है, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ये लग रहा है उसको सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेटम कहा जाता है। तो वो फंगस के वो सारे पार्ट जो सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, इसी वजह से कि वो तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब ये जितना ज़्यादा ग्रो करते जाएंगे, जितना ज़्यादा इनका सिस्टम फैलता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी फैलती जाएगी, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा जगह पे फैलेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी। ये इसकी कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं।
अब ये जो रिसर्च लैब में प्लेट्स वगैरह होती हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उस प्लेट के ऊपर फंगस लगी हुई है वाइट कलर की। ये डायग्राम के अंदर आपको हाइफे दिखाए गए हैं फंगस के, और ये जो डायग्राम्स हैं CDE, इसमें C जो है अगर आप देखो ये सीधी सीधी बनी हुई है और इसके दरमियान कहीं पर भी अलग-अलग सेपरेशन नहीं हुई हुई, तो ये सिनोसिटिक है। इसमें कोई भी मटेरियल जो है वो आराम से यहाँ वहाँ मूव कर सकता है, कहीं पर कोई पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है। और न्यूक्लियाई भी देखे रैंडमली प्रेजेंट, सिंपली प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे अलग-अलग पोर्शन का अलग है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो ये फिर जो है वो सिनोसिटिक हाइफे है। अब ये जो है ये सिनोसिटिक है और ये एसेप्टेट है कि इसके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, ये इसको नॉन सेप्टेट कहते हैं। और ये जो डी वाला है ये सेप्टेट है, इसके अंदर देखो अलग-अलग जो है वो पार्टीशन हुई हुई है और न्यूक्लियाई जो है वो अलग-अलग प्रेजेंट है। और इसके दरमियान इसके वॉल्स के अंदर कहीं पे थोड़ा बहुत पोर होता है, जिन पोर्स की मदद से मटेरियल जो है वो एक सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरह से मूव करता है। और ये मोनोकैरियोटिक है, मतलब इसके अंदर एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और ये वाला जो है आप देखिए इसके अंदर भी सेपरेशंस प्रेजेंट है, लेकिन ये डाइकैरियोटिक है, मतलब कि इसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं हर सेल के अंदर। तो जिसमें एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो मोनोकैरियोटिक है, जिसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो डाइकैरियोटिक है। और इनके अंदर देखिए ये सेप्टेट हाइफे हैं क्योंकि इनके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हैं, अलग-अलग पार्टीशन हुई हुई है, और इसके अंदर क्रॉस वॉल जो है वो एब्सेंट है। तो इस तरह से डायग्राम से आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली हाइफे सेप्टेट कैसा होता है, नॉन सेप्टेट कैसा होता है, और पार्टीशन किस तरह से होती है, न्यूक्लियाई किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और किस तरह से ये ग्रोथ जो है वो शो करते हैं किसी भी पार्ट के ऊपर। हाइफे बाज़ दफ़ा जो हैं वो पैक्ड हो जाते हैं एक जगह पर, अच्छी सी पैकिंग बना लेते हैं और फिर उसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में टर्न कर लेते हैं, जैसे मशरूम, पफ बॉल, मोरल, जो कि फिर आसानी से फैलती जाती हैं, इनका एरिया भी इंक्रीज़ होता जाता है और इनकी रिप्रोडक्शन का रेट भी तेज़ होता जाता है। जो यीस्ट होते हैं वो नॉन हेलिकल, नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, मतलब उसमें जिस तरह से ये हाइफे का एक्सटेंसिव सिस्टम प्रेजेंट होता है उनके अंदर इस तरह से सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, और वो यूनिसेलुलर फंगस है, मतलब कि उसमें जैसे कि यूनिसेलुलर आपको पता है सिंगल सेल, तो वो सिंगल सेलुलर फंजाई होती है। फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन जो यीस्ट होता है वो यूनिसेलुलर फंजाई है। फंजाई का जो न्यूक्लियाई होता है वो ज़्यादातर 1N का होता है, जिसको हैप्लॉइड कहा जाता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिनके अंदर ट्रांजिएंट डिप्लॉयड जाइगोट होता है जो कि 2N का होता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनके अंदर डिप्लॉयड जाइगोट होता है 2N का, जिसके अंदर जैसे कि जो भी चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर से प्रोड्यूस होती है उसमें हमेशा 2 का डाटा होता है, तो उसमें 2 ऑर्गेनिज्म का मटेरियल होता है, तो इस वजह से वो 2N होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, तो वो हैप्लॉइड होता है, उसमें 1N प्रेजेंट होता है। एक सिंगल माइसीलियम जो है वो 1 किलोमीटर तक हाइफे प्रोड्यूस कर सकती है एक दिन के अंदर, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 किलोमीटर कितना ज़्यादा होता है और इनकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो सकती है एक ही दिन के अंदर। एक ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ बताया गया है जिसको आर्मिलेरिया कहा गया है, ये पैथोजेनिक फंगस है। पैथोजेनिक वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी भी चीज़ में डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो ये पैथोजेनिक फंगस है जो कि कॉनिफर ट्रीज़ को अफेक्ट करता है, और ये 15 हेक्टेयर तक ग्रो कर सकता है, और 15 हेक्टेयर में जो 1 हेक्टेयर होता है उसके अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया आता है, तो इतना ज़्यादा ये ग्रो कर सकता है। और साइंटिस्ट को इसमें डाउट है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है या इससे भी बड़ा कोई प्रेजेंट है। जितने भी फंजाई होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है और फंजाई में फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है। और फंजाई सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और हेटेरोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कार्बन और एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, मतलब कि वो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उससे कार्बन और एनर्जी लेके अपनी जो है वो लाइफ जो है वो गुजारते हैं।
ये फ़ौरन से किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करके उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे अपनी एनर्जी जो है वो ले लेते हैं, और इसी वजह से इनको एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। इस तरह से फंगस जो है, इसकी न्यूट्रिशन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फंजाई किस किस तरह से न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन की बेस पे किस तरह से इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी आप इसको इतना पढ़ें, फिर जो समझ में नहीं आता इंशाल्लाह उसको मीटिंग में डिस्कस करेंगे।